किस ईयर में आया था? असेंबली बनी थी, ये किस या किस मिशन के बिहार पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन में किस ईयर में बनी थी? 1946। कांग्रेस ने ऑफिशियली जो डिमांड की थी होना चाहिए, वो किस ईयर में किया था डिमांड? 1935। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, हमने कुछ डेज देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखे थे। तो सबसे पहले 26 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर लॉ डे, यानी कि संविधान दिवस या फिर विधि दिवस। अब मैंने एक होमवर्क दिया था, मैंने इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किस ईयर से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2000। और कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1979। 1979 से, याद रखिए। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, तो हमने एक डेज और देखा था, 9 नवंबर। 9 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? लीगल सर्विस डे। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये किस ईयर से किया? तो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे ना, किस ईयर से स्टार्ट हुआ, बताइए, नोट कर लेना। 1995। फिर इस अलावा अगर नेक्स्ट बात करें, वोटिंग सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी। कितनी एज का बच्चा इंडिया में वोट दे सकता है? 18। पहले कितनी? 21। किस ईयर में अमेंडमेंट करके 21 से 18 कर दिया? थी ना। पहले क्या था, 21 साल का जब कोई होता था, तब उसे राइट मिलता था वोट का। लेकिन बीच में ही क्या किया, इस एज को कम कर दिया, और वो एज कर दी 18। बताइए, 89 किसने बोला? वोटिंग एज अभी एट प्रेजेंट है 18। जैसे आप 18 के हो जाते हैं, मेजर हो जाते हैं, तो आपका राइट टू वोट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। लेकिन पहले ये एज कितनी थी? 21। अब 21 से 18 कब हुई? 61वां 61 कॉन्स्टिट्यूशनल 9। याद रखिएगा, ठीक है जी। फिर अगर नोट कर, इन पॉइंट्स को नोट करते रहना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में घूम फिर के आ जाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट बात, तो ये बता दीजिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, तो उस समय ओरिजिनली कितने मेंबर थे इसमें? कितने मेंबर थे? 389। लेकिन 6 में आपका असेंबली बना, मेंबर आए, फिर इसी बीच पार्टीशन हो गया। पार्टीशन कब हुआ? 14-15 अगस्त 1947। तो जैसी पार्टीशन हुआ, कुछ मेंबर उधर शिफ्ट हो गए। कितने मेंबर रह गए थे यहाँ पर? 2 असेंबली के। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वाइस चेयरमैन, वहां वाइस प्रेसिडेंट एच के मुखर्जी। एच के मुखर्जी और WT कृष्णन कारी। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन 2 पार्ट्स में अप्लाई हुआ था, है ना। सबसे पहली बार जो अप्लाई हुआ था, किस डेट में हुआ था? 26 नवंबर 1914। इस डेट को क्या हुआ था? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन तो अप्लाई हुआ था पार्शली, चलो ठीक है, संविधान भी हमने अंगीकृत कर लिया था, और क्या हुआ था?
बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट ने जो सिग्नेचर किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो सिग्नेचर किए थे वो कब किए थे? जो मेंबर्स थे, सदस्य, उन्होंने कब साइन किया? 24 जनवरी 1950। अब देखो 24 जनवरी 1950 अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट डेट हो जाती है। जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, किस फील्ड में दिया? भारत में लिटरेचर में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? जन गण मन को नेशनल एंथम, राष्ट्रगान की फॉर्म में कब? सॉन्ग क्या है? किसने लिखा? कहां पर मेंशन है? और सॉन्ग की फॉर्म में कब अडॉप्ट किया? नेशनल फ्लैग की बात करें, नेशनल फ्लैग तिरंगा है ना? नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया 22 जुलाई 1940। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी ये असेंबली बनी, इसके एडवाइजर कौन थे? और सबसे पहले थॉट किसके मन में आया था? अब देखो बी एन राव, अभी तक हमने इनके बारे में एक ही पॉइंट देखा। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी असेंबली थी उसके एडवाइजर थे। इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? कितने मेंबर थे इस कमेटी में? 1+। क्वेश्चन सुनना, सबसे पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, इसका ड्राफ्ट जो इसका किसने तैयार किया? किसने किया? सुन लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार, मतलब तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का, तैयार किया था, किसने किया था? एन राव। याद रखना, सब लगाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो वो नहीं थे। सबसे पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया था, इसे दो क्वेश्चन याद रखना। पहला, कौन थे ये? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और दूसरा, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था किसने किया था? बीएन राव ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था? लो सोच लो। डॉक्टर भीमराव। याद रखना, यहां से भी ये क्वेश्चन दो बार आए हुए हैं। ये बता दीजिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा 95 शेड्यूल कितने थे? अभी प्रेजेंट में कितने हैं? और बात करें पार्ट कितने हैं? पहले भी कितने थे? आज भी कितने हैं? 22। अब ये बता दो, जब बनी तो सबका डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिया था, सबको एक अलग अलग काम दे दिया था, सबकी लाइब्रेरी फिक्स कर दी थी। कितनी कमेटियां बनाई? 22 पार्ट है ना, तो हर पार्ट के लिए कमेटी बना दी। क्लियर? कितनी मीटिंग्स हुई थी? जो सेशन हुए थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इन्होंने कितने सेशन किए थे? 12 या 11 या 10 या 9? 12 कहने वाले कितने हैं? जनरली क्या होता है, जब भी कभी क्लास में जाओ तो भेड़ चाल देखने को मिलती है। एक जैसे मुझसे कुछ पूछ लिया, मुझे नहीं पता, तो मेरे से पहले वाला जो आंसर देता, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है,
ऐसे तो करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ठीक है, भेड़ चाल के पीछे कभी मत जाना। कितनी सेशन हुए? 11। 11 सेशन हुए, याद रखिएगा। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, है ना, क्या था मैं बता देता हूँ। सेशन थे, जैसे एक सेशन बना दिया, उस सेशन में ना टाइम रख लिया, 3 महीने तक एक सेशन चलेगा या 2 महीने तक एक सेशन चलेगा। तो उस बीच में जितने भी है वो एक सेशन में इंक्लूड हो गए। क्लियर तो नहीं हुआ? सेशन था, सेशन के अंदर 3 इंक्लूड कर लिए, 2 महीने तक एक सेशन चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा, इस हिसाब से। हाँ जी, नहीं आप चाहे मीटिंग लिख लो चाहे सेशन लिख लो, वो कोई इशू नहीं। लास्ट डे लास्ट सेशन था 24 जनवरी। अब चाहे उसे मीटिंग कह लो आप, चाहे उसे सेशन कह लो, लास्ट वाला तो सेम ही था ना, 11। लास्ट जो हुआ था, फिर बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने थे, चाहे मीटिंग पूछ ले कितनी थी, 11। लास्ट कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और इस डेट पर 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट काम हुए थे। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, शेड्यूल देखिए कि कितने शेड्यूल, 22। 22 शेड्यूल है। गलती इंसान से तो होती है। 12 शेड्यूल है। अब पहली शेड्यूल क्या बात करती है? 8। जो फर्स्ट वाला है इसकी बात करता है स्टेट और यूनियन, कितनी स्टेट है इंडिया में, और यूनियन टेरिटरी 8। वेतन और भत्ता, सैलरी 3rd, और शपथ 4th। राज्यसभा में, राज्यसभा में जो भी लोग चुन के जाएंगे वो कैसे कैसे जाएंगे। 5th क्या बात करता है? तो ये तो सब बताओ। 6th बताओ, जो छठी शेड्यूल है किन स्टेट से जुड़ती है? मणिपुर इंक्लूड है, ये गलती मत करना। तो रट लेना, मणिपुर इसमें नहीं आता। किन शेड्यूल की बात करें? हाँ, बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर। किसकी पावर को सेपरेट करता है? अपना विधि बनाएगा और राज्य सरकार अपनी जगह बनाएगी। पहले शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मॉन्टे। लेकिन अगर बात करें विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ किसने दिया? यहाँ इंडिया में आजादी से पहले किसका रूल था? बस तो क्यों घबरा रहे हो भाई, सब अंग्रेजी थे ना, तो ये भी उन्होंने किया। कौन थे? ऐसे कहा के थे, ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स थे। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, शेड्यूल 8 क्या बात करता है? कितनी भाषाएं हैं? लास्ट 4 कौन सी ऐड हुई है? किस ईयर में ऐड हुई थी? हाँ, 92 अमेंडमेंट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, अब हम लैंग्वेज की बात करें। लैंग्वेज कितनी लैंग्वेज है? 22। 4 लास्ट एड, क्या इसमें राजस्थानी आती है? इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? शेड्यूल 8 के साथ कौन सा पार्ट? 17वां पार्ट। और ये कहां से कहां तक है? से 351 तक। यहाँ पर बात करें, बहुत बेसिक सी बात है। हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? इनकी लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश होती है, याद रखना। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी लैंग्वेजेस कैसी होती है? इंग्लिश। ये कहां पर लिखा है कि इनकी लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश होती 348, याद रखना, आर्टिकल 348 वो ये साफ साफ बोलता है। क्या यार, जो हाई कोर्ट के नीचे की जितनी भी कोर्ट हमेशा क्या होगी?
इंग्लिश होगी। फिलहाल के लिए ये बेसिक पॉइंट याद रखना। अब हाई कोर्ट की बात आ गई, देखा था डेफिनेशन क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में डेफिनेशन 366, इसमें डेफिनेशंस के बारे में बताया है। हाई कोर्ट कहाँ डिफाइन है? और इमरजेंसी 18 में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? 18 है, यहाँ पर भी 18 और वहां पर भी 18। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, कितने टाइप की इमरजेंसी है? अब मैंने होमवर्क दिया, इंडिया में अभी तक कितनी बार इमरजेंसी लगी? 3 बार, 3 बार, ये तो 2 बता रहे हैं। 3 बार अभी तक जो इमरजेंसी लगी है, ये 3 बार लगी है। ठीक, 352 में कौन सी इमरजेंसी है? राष्ट्रीय आपात। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, 356 में कौन सी है? राष्ट्रपति शासन। एग्जाम्पल के लिए माइंड में सेट रखना, मणिपुर में दंगे चल रहे थे, तो सब ये बोल रहे थे क्या अगर राज्य तो संभाल नहीं पा रहा सिचुएशन, तो आप कंट्रोल करो। और 360 में कौन सी है? ये बेचारा एक इकलौता सेक्शन है, सेक्शन क्या, सॉरी आर्टिकल है ना? क्या आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? क्यों नहीं लगी? क्योंकि कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे भी श्रीलंका था ना, श्रीलंका में क्या हुआ? आतंकवाद लगा दिया, इकोनॉमिकली फेलियर हो गया वो कंट्री, है ना? तो वहां पर लगा। अभी इंडिया में ऐसी नहीं आई, एक बार बहुत पहले आई थी 98 के अराउंड में, 1999 के अराउंड में, जब एक आदमी अभी ज्यादा भी, अभी रिसेंट में 1990 से लेकर के 2000 के बीच में बस वो 99 लास्ट में आए थे ना, उससे पहले मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये चीज याद रखना। अब अगर नेक्स्ट बात करें इमरजेंसी, 352 से 360 पार्ट 18, इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट कहां से लिया? देख लो, जर्मनी, याद रखना। अभी अभी देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे कि कौन कौन सी चीज कहां से अडॉप्ट की गई है, देखेंगे। फिलहाल के लिए कहां से ली है? जर्मनी से। अब बात करते हैं उन 4 शेड्यूल्स की जो कब ऐड हुई? थोड़े समय बाद। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंक्लूड नहीं थी, कब आया? 1951। कौन से अमेंडमेंट से? घबरा क्यों, जोर से बोलो। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। ये मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप लोगों में थोड़ा सा पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, आप आंसर कर पाओ। नहीं तो क्या था, मैं क्यों चुपचाप पढ़ाने लग जाता। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक आप आंसर नहीं करोगे, बेशक गलत करो, लेकिन आंसर देना सीखो। जब गलत करोगे तो तभी तो सही करोगे, स्टार्टिंग में परफेक्ट होता ही नहीं। तो 1951 में 9th शेड्यूल कौन से आर्टिकल के साथ पढ़ा जाता है? बी। किससे जुड़ा हुआ ये? लैंड रिफॉर्म लॉज, भूमि सुधार अधिनियम। 10th शेड्यूल की बात करें, दल लॉज कब जोड़ा गया? 52। 11 की बात करें, ये जो था पंचायती राज व्यवस्था है, कब जोड़ी गई? कौन सा अमेंडमेंट था? 73। अब ये बता दो, मैंने कल एक होमवर्क दिया था, सबसे पहले जो भारत में अप्लाई की गई थी पंचायत राज सिस्टम, जो अप्लाई किया गया था, काम हुआ था? डेट क्या थी?
है? कहीं से आवाज आई? तो अक्टूबर, बहुत ठीक। साल कौन सा था? आप ही को ढूंढ के रखना। 1959 था, 1957 था, 1956 था। सिस्टम इंडिया में जो अप्लाई किया गया, किस साल और किस डेट को किया गया? 2 अक्टूबर साल। नवंबर मैं ही करा दूंगा तो आप क्या करोगे? थोड़ा एफर्ट्स लगाने सीखो ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। ये पंचायत राज सिस्टम है, ये कौन से आर्टिकल के साथ रीड करते हैं हम लोग? जी, ठीक। से पार्ट में है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। और अगर बात करें 12th शेड्यूल, 73, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी 74। ईयर सेम ही है। कौन से पार्ट में है? 9A। अब यहां से एक चीज याद रखना, ये जो 11वीं और 12वीं शेड्यूल है, ये यहाँ पर तो आपको काम आएगी आएगी जब आप पढ़ोगे ना लोकल लॉज। यहाँ पे अपना जो ज्योग्राफी का हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे, उसके अंदर पूरा पंचायत का एक सिस्टम आता है, तो वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वहां जब पढ़ना शुरू करोगे तो तब भी स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन से करनी पड़ेगी। जब भी कभी किसी भी लॉ को या कोई भी चीज हम पढ़ना शुरू कर, सबसे पहले पढ़ा जाता है किसे? कॉन्स्टिट्यूशन को। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे देश को चलाने के लिए जितने भी रूल रेगुलेशन बना दिए में, और यहीं से सारे लॉज, सारे जितने भी लॉ, सरकार, जितने अधिकारी सब यहीं से निकल करके जाते हैं, है ना? तो जब भी कुछ भी करो तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो ही कल की कुछ बेसिक चीज है। डेली रिवीजन करते रहना, डेली इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं कुछ और चीजों पर, जो कल की क्लास में थोड़ा सा रह गया था, उसे और थोड़ा देख लेते हैं। टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? लेडीज कितनी थी? 15। अभी 4 महिलाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे 4 लेडीज हैं जो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। विजय, चलो कोई नहीं, देखो जब भी भाई बात मत कीजिए ना, आइए, जब भी कभी कोई भी काम होता है तो वहां जितने भी लोग होते हैं ना, सब लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते। जब कोई मीटिंग बुलाई जाती है, हजारों लाखों लोग आते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट कौन होता है? या तो चीफ गेस्ट है, जो चीफ गेस्ट होगा, या फिर जिसने वो प्रोग्राम अरेंज किया होगा, या फिर उसके जो भाई बंधु होंगे वो। तो यही सेम चीज आपका स्टडी में अप्लाई होता है, याद रखना हमेशा। अगर मैंने पहले भी बताया, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये मत सोचना पूरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 10 लाइन, तो 10 में से मुश्किल से 1, 1.5 या मैक्सिमम 2 लाइन इंपॉर्टेंट होती है जहां से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट होना बहुत जरूरी है। अब इसी तरह से देखो 15 महिलाएं थी, 15 की 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना भी जरूरी नहीं है। 4 महिलाएं जरूरी याद रखना। सबसे पहले कौन बताया था? चलो, विजय लक्ष्मी पंडित ले लो, जरूर हो गया की बात। विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन थी? फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। किस स्टेट की थी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। ठीक। इन्हें एक टाइटल दिया था, जैसे उपाधियां दी जाती थी ना, क्या? नाइटेंगल ऑफ, बस लिख लेना, नाइटेंगल ऑफ। अब इसी के अलावा अगर नेक्स्ट बात करें, है हाँ, लेकिन इनसे लिख लो चलो। बेगम, ये
एकमात्र मुस्लिम महिला थी इन 15 महिलाओं में। फिर आती है सुचिता, से पहले इसी तरह से एक नाम और पढ़ा था हमने, जेपी कृपलानी, देखा था कल। झंडा समिति कौन थे? भाषा समिति, भाषा, कल देखा था ना। क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी देखी थी ना, 3 कमेटियां उसमें वो। देखो, यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हो तो दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्या थी? पहली महिला राज्यपाल, और दूसरी कौन थी? सुचिता कृपलानी, पहली महिला सीएम, मुख्यमंत्री। हाँ? एक याद रखना, हंसा मेहता। तो 5 लेडीज लगा लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मतलब घूम फिर के आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से आ जा सकते, ठीक है ना। पर नेक्स्ट बात करें, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, चेयरमैन, लेकिन वो अलग है, वो आदमी है, वो मेल है, ये लेडी है। अब इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा है? राइटिंग लिखा हुआ है या ओरली है? राइटिंग में है ना, लिखित है। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, याद रखना ये चीजें, मतलब चलो कोई नहीं, चलो बैठिए। जब भी कभी किसी के आप सामने बैठे हो और कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, तो एक्साइटमेंट में कभी पहले उत्तर मत दो, क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलो, किस कंट्री से लिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था? संविधान का जो ये अवधारणा ली गई, कॉन्सेप्ट किस कंट्री से लिया? यूएस से। लिख लेना। अब ना हेडिंग, अब एक हेडिंग बना लेना, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहला आता है इमरजेंसी। कहां से लिया इमरजेंसी? कहां से कहां तक है ये? और लिया कहां से? फिर अगर नेक्स्ट बात करें, डीपीएसपी, डीपीएसपी फुल फॉर्म बताओ, घबराना नहीं। देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व,
सबसे पहले क्वेश्चन आता है किस पार्ट में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पार्ट 4, तो कहां से कहां तक गए? टू, ये कहां से लिया? आयरलैंड कह लो या आयरिश कह लो, है ना, आयरलैंड या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। चीज और है जो यहीं से ली गई है। अच्छा, ये जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा होती है ना, क्या राज्यसभा में जितने भी मेंबर आते हैं वो सब इलेक्ट होकर ही आते हैं या उसमें कुछ मेंबर्स को भेजता है? कितने मेंबर को? याद रखना, प्रेसिडेंट क्या करता है राज्यसभा में, तो मनोनीत कह लो, नॉमिनेट कह लो, या नाम निर्देशित कह लो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू, ये भी किस कंट्री से लिया? मेंबर, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया? अब एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, ऐसे जो क्वेश्चन आता है, ये जो 12 मेंबर हैं, क्या ये 12 मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन जब होता है क्या उसमें ये वोट डालते हैं? क्योंकि वोट डालेंगे तो किसे डालेंगे भाई? जिसने नाम भेजा उसी तो देंगे। तो इसलिए क्या बोला, ये लोग क्या नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। ये भी लिख लेना कि ये जो मेंबर है में राइट ऑफ वोटिंग नहीं होता, वोट नहीं देते। इसमें राष्ट्रपति के तो निर्वाचन कह लो, चुनाव कह लो, है ना। अच्छा, अब एक चीज हो रही है साइड में, हाँ कहां पर है? 54, 55, दो आर्टिकल, है ना, यहीं पर 55, है ना, ये दो, हाँ ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन 12 नंबर है ना, 12 नंबर पर नॉमिनेट, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देते, है ना। इन आर्टिकल्स में प्रक्रिया बताइए राष्ट्रपति के इलेक्शन, क्लियर है जी नहीं? फिर अगर नेक्स्ट बात करें, आता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, यूएसए, यूएसए से लिए ना। अब इसमें भी एक क्वेश्चन याद रखना, साथ साथ ये पॉइंट नोट कर लोगे ना, तो जब भी अपने नोट्स को पढ़ोगे तो एक साथ जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे ना सबसे गो थ्रू हो जाओगे। अब पार्ट 3 है, पार्ट 3 कहां से कहां तक है हमारा? अब पार्ट तो हमारा 12 से 35 है। फंडामेंटल राइट कहां से स्टार्ट है? पूरे से ये है हमारा फंडामेंटल राइट। कई बार क्या होता है, वो सेक्शन दे देते हैं तो सबको होता है पार्ट 3 तो है, और पार्ट 3 में इसे देख करके यहाँ तक तो पहुंचते नहीं, इसे लगा के इसी तक कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट चीज, अब ये जो फंडामेंटल राइट है ना, इसमें कुछ राइट तो ऐसे हैं जो विदेशी और इंडियन को दोनों को दिए गए हैं, यानी फॉरेनर को और इंडियन दोनों को दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक राइट हैं
जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। कल ना अगर सिटीजन, क्या प्रूफ है आपके पास आप सिटीजन हो, क्या वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, पता चला नाम कहीं से अगर कास्ट बैठ गई, अगर यहाँ कराने लगे तो पता चला तुम्हारा पता साफ। तुम हर चीज का अपना महत्व है। ये मत सोचना वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो गया उसके जमाने में। आज भी आपकी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब देखो, अगर सरकार नहीं बना रही तो उसके लिए प्रोसेस दिया गया ना, ऑनलाइन अप्लाई करिए, ऑनलाइन अप्लाई। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब नहीं बनाया, सरकार ने नहीं बनाया ना भाई, मेरे घर में चोरी हुई, मैंने एफआईआर लिखवा दी, मेरा काम खत्म। हाँ, जो जो आपके ब्लॉक में या उसमें जो भी होते हैं आपके एरिया में वार्ड में, वो बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मिलना जरूरी नहीं है, याद रखना, स्टेप उठाया जाना जरूरी है। अगर इंडिया में हो तो, भारत में तो वो कह नहीं सकते, वहां तो सरकार अपने आप ही सारी फैसिलिटी देती है अप टू 18 ईयर तक। अगर इंडिया में हो तो जब तक आप अपनी तरफ से स्टेप नहीं बढ़ाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दो, भाई मेरे घर में चोरी हो गई है, अब मेरे घर में जब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, तभी तो वो आगे कार्रवाई करेंगे ना। या मैं घर बैठ कर आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप कर देंगे, हो जाएगा। तो जब तक मांगोगे नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। अब फंडामेंटल राइट, अब यहाँ पर एक पॉइंट अलग से स्टार लगा लेना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, कि कौन से ऐसे फंडा सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, कौन कौन से हैं? सोलह, 19, 29 और 30, इस पॉइंट को याद कर लेना, रट लेना। तो सिर्फ और सिर्फ एक सिटीजन ऑफ इंडिया ही क्लेम कर सकता है। देखो देखो क्या होता है, वो हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो उसका अपनी स्टेट का डिस्क्रिप्शन है। वो जो आप जजमेंट बता रहे हो ना, वो हाई कोर्ट का जजमेंट है। हाई कोर्ट किसके लिए जजमेंट दे सकते हैं? क्या वो पूरे जो हाई, क्या वो पूरे इंडिया पे अप्लाई हो सकता है? तो अगर इसी तरह का कोई मैटर एलिमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो किसी भी कोर्ट में जाओगे ना, वो खुद यही कहती है आपसे, हाँ, इसलिए के जाते हो ना, तो कोर्ट सबसे पहले आपको यही बोलती है कि ये जो आप चीज लेकर के आए हो हमारे पास, और आप इसमें जो भी रिलीफ या उपचार लेना चाह रहे हो, अगर ऐसा पहले कभी कोई जजमेंट आया है तो उसे लेकर के आओ, उसे हमारे पास लेकर के आओ, तो बिल्कुल आप दे सकते हो, फ्री हो आप। लेकिन एक स्टेट का जो जजमेंट होता है, वो सिर्फ उसी स्टेट तक लिमिटेड है, वो पूरे इंडिया पे काम नहीं कर सकता। पूरे इंडिया के लिए जो जजमेंट फॉलो किया जाता है वो किस कोर्ट का किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? 15, 16, 19 दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को। अभी मैं ये बेसिकली रिट की बात करता है, छेड़ूंगा तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाए। बेसिकली याद रखना, आर्टिकल 32 किसकी बात करता है? रिट जुरिडिक्शन, रिट अधिकारिता। कितनी तरह की रिट्स बताई गई हैं? 5। कौन कौन सी? और आलू, 5 भतीजे, आगे बताओ। नहीं, 24 नहीं आएगा। वो क्या होता है, वो सभी को, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, वो सभी के ऊपर होता है। ये वो है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अप्लाई है, ओनली। की बात करें, कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के?
के सारे इसके अंदर पहले 7 में 6 हैं, तो अभी सारे के सारे किसे अप्लाई होंगे, सारे के सारे सिटीजन ऑफ इंडिया को होंगे। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी मीटिंग कर सकते हो, है ना, कुछ भी भाषण दे सकते हो। कोई फॉरनर आके ऐसे खुले भाषण दे सकता है? नहीं, पहले परमिशन लेगा, परमिशन अप्रूव होगी तब जाकर के दे पाएगा। ठीक है ना। ठीक, चलिए अब इसी के साथ ना यूएसए से और बहुत सारी चीजें ली गई हैं। अगर यूएसए की बात करें तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज तो ये थी ना, डैश लगा लगा करके लिख लेना कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, लिख लीजिएगा। बहुत सारी चीज, सबसे पहले लिख लेना न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। और ब्रैकेट में लिखना कौन से आर्टिकल में है, न्यायिक पुनर्विलोकन। जो प्रेम्बिल है, प्रेम्बिल का कॉन्सेप्ट कहां से लिया, सेकंड से अमेंड हुआ था। हाँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लिया था कहां से लिया था, ये भी अमेरिका से है। देखेंगे ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सब देखेंगे। चलो कोई नहीं, जिसे डाउट है कोई बात नहीं, आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत का हिस्सा है। जिसको जो डाउट लगे ना एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया। अब इसी के बाद नेक्स्ट चीज लिख लीजिएगा, वो भी लिख लेना। लेकिन जुडिशियल रिव्यू के साथ ही जुड़ता हुआ एक पॉइंट और है, वो नहीं, इसमें लिख लेना ये जो इंडिया में लिया, लेकिन अमेरिका में भी कहां से, अमेरिका में एक केस था, ट्रिपल एम, याद रखना, ट्रिपल एम। कौन है, केस का नाम था मार्बरी वर्सेस, मार्बरी वर्सेस मैडिसन, मार्बरी वर्सेस, और इसके अंदर जो जज थे, हो गया ना, जस्टिस कौन थे, जस्टिस मार्शल। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब इसी के साथ कुछ पॉइंट मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, उन्हें नोट कर लीजिएगा। आज ये नेक्स्ट, इक्वल प्रोटेक्शन पढ़ा, पहले बार सुन लेना, 14 पढ़ा है किसी ने, दो राइट है उसमें, एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अब ये जो दूसरे वाला है, विधि का समान संरक्षण, ये भी कहां से लिया, लिख लेना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और हिंदी में विधि का समान संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ये जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई है, कॉन्सेप्ट कहां से आया, अमेरिका से, यूएसए से। फिर लिख लीजिएगा पीआईएल, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अभी जैसे आप आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं, पीआईएल का कॉन्सेप्ट कहां पर है, आर्टिकल 32 और इसी के साथ पढ़ रहे हैं आर्टिकल 20। टू पीआईएल का थोड़ा सा हम देखिए,
हाँ वो भी वहीं से लिखेंगे ना। अभी अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना भाई। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं वहीं से ना का कॉन्सेप्ट है, अब वही देख रहे हैं, थोड़ा सा ना आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा। देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? जनहितवाद कह लो या फिर लोकहितवाद। एक सेकंड। पीआईएल की बात करते हैं। पहले क्या था, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना तो आसान हो जाएगा। पीछे आ जाएगा। चलो पहले साइन कर लो ना, फिर ऐसे डिस्टर्ब होगा, समझ में आएगा नहीं। हाँ जी ठीक है जी। चलिए देखो पहले क्या था, आर्टिकल 32 में ना की गई है। आर्टिकल 32 में रिट्स दिए हैं। कितनी रिट्स है? देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ तो इसमें रिट का कॉन्सेप्ट था। अब रिट में कौन जा सकता था? रिट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता था। का हनन हुआ, जो पीड़ित होता था, अगर मेरा कुछ लॉस हुआ है, मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है, तो मैं जा सकता। मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी मुझे वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वकील तो कर ही सकते हैं, लेकिन प्राइवेट पर्सन की बात, कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग वकील ही करते हैं, प्राइवेट आदमी नहीं करता ना। अब अगर मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो मैं ही वकील करेगा, और वकील को पैसे तो मैं दूंगा, सारे काम चक्कर आना जाना सब मैं। तो रिट्स का क्या था? रिट्स किन्हें राइट देती थी? विक्टिम को, पीड़ित व्यक्ति को। जैसे जैसे समय थोड़ा सा बीतता गया, संविधान अप्लाई हुआ, थोड़ा समय बीता, 10, 20, 22, 25 साल बीते, क्योंकि यहाँ पर निर्धनता बहुत ज्यादा है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, ना तो यहाँ पर एजुकेशन थी, ना यहाँ पर कोई इतना पैसा था। तो क्या होता था, जो गरीब लोग थे वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। क्यों? फंडामेंटल के बारे में किसे पता होगा? जो एजुकेटेड होगा, और एजुकेशन में भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा। बीटेक वालों को पता होगा, एमबीए वालों को पता होगा, बीसीए वालों को पता होगा, बीए वालों को, कुछ को पता होगा। चलो बीए, बीए वाले बुरा मान गए। बीए वाले ना जो एलएलबी प्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि नॉन अटेंडिंग पे कॉलेज चलते हैं, एडमिशन ले लिया, जाना है। क्यों कर रहे हैं? नाम क्या है, एडवोकेट लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। तो आ सकता था जिसे अधिकारों का पता था। अब एक गरीब आदमी, निचले स्तर का व्यक्ति, ना तो उसके पास पैसा, ना उसके पास शिक्षा, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे प्रॉपर मजदूरी नहीं मिल रही, उसे पानी की सुविधा नहीं मिल रही, रहने के लिए घर नहीं मिल रही, सड़कें नहीं मिल रही। अब वो क्या करेगा? अनपढ़ है, उसने तो पढ़ा नहीं, पैसे नहीं है, वकील साहब भी पैसे लेंगे, आगे जो टाइप करेगा वो भी पैसे लेगा, डॉक्यूमेंट निकालेंगे वो भी पैसे लेगा। तो जब ये देखा गया कि भाई हमने जुडिशरी सिस्टम तो बना दिया,
हमने रिट्स का कॉन्सेप्ट भी बना दिया। लेकिन आज भी जिस स्तर पर जरूरत पूरी होनी चाहिए लोगों की, उन आज भी सफिशिएंट सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो इसी मद्देनजर रखते हुए एक केस आया, अभी बता दूंगा। उस केस में ये बोला कि रिट्स में तो क्या है, वही व्यक्ति जा सकता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। लेकिन ये जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसके अंदर जरूरी नहीं है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वही जाएगा। मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मुझे नहीं पता कि मेरा कोई अधिकार भी है या मुझे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है, तो आप मेरे बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो रिट में और PIL में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा क्लियर हुआ। रिट जो बेसिकली राइट दे रही है, किसे दे रही है, विक्टिम को, और विक्टिम भी किसे, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ वही जाएगा, और कोई नहीं जा सकता। लेकिन PIL का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेशक किसी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, कोई भी जाकर के कह सकता है देखो जी इसके अधिकार क्या कर दिए, वायलेट कर दिए। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में हो सकती है। 2 to 6, ठीक है ना, जिस तरह से रिट ज्यूरिडिक्शन, इस तरह से PIL ज्यूरिडिक्शन। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये जो PIL का कॉन्सेप्ट हुआ ना, तो डाउट तो नहीं है, ये तो बहुत माइनर सा बताया, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और बहुत सारी चीजें देखेंगे। अब इसमें केस लिख लीजिएगा, इंडिया का इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया था इंडिया में, अमेरिका का कॉन्सेप्ट था ये। केस का नाम लिखना, SP गुप्ता। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है। अब इसमें एक चीज और आती है, वो कौन से जज थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में अप्लाई किया, कौन थे, बस PN भगवती। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, याचिका के पिता। कौन थे, जस्टिस PN। ठीक है, अब इसी के नीचे नोट करके पॉइंट लिख लेना। PN भगवती कौन है, फादर ऑफ PIL, ग्रीन जज, ग्रीन जज के नाम से कौन से जज फेमस है, आपको ढूंढ के रखना है। ग्रीन जज के नाम से कौन से जज फेमस है, अभी ने ऐसे नहीं बोला जाता ग्रीन, कभी सोच वो आते का आता था ना, कौन था मुंह खोटे वाला, वो ग्रीन हो जाता था लगा के। हाँ बताइए। में बात उठी थी, जजिस ट्रांसफर केस था ये जो था जजों को ट्रांसफर करने का केस था, तो उसको लेकर के इसमें बात उठाई गई थी कि कोलिजन सिस्टम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जस्टिस कुलदीप सिंह, ग्रीन जज। अब इन्हें ग्रीन जज क्यों बोला जाता है, इन्वायरमेंट को लेकर के सबसे ज्यादा जो जजमेंट दिए हैं वो कुलदीप सिंह जी ने दिए। सारे केस जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं किसने दिया, इन्होंने। क्लियर है जी। चलिए, तो PIL का तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ना, अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अब ये जो शेड्यूल के साथ पढ़ी जाती है, 7th के साथ। अब देखो अभी तक हमने क्या देखा था, शेड्यूल 7, पता क्या है, बात ये है
एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखो ना, तो उसे पूरा ही खत्म करना, सबूत मत छोड़ना। अब मैं ऐसे नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने भी एल किया हुआ थोड़ा बहुत, तो मुझे थोड़ी बहुत लॉगिन नॉलेज, तो कहीं कुछ लिखते भी हो ना, जैसे आपको बता रहा हूँ, कहीं जैसे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, कोई ऐसी कच्ची एप्लीकेशन भी ऐसे मत छोड़ना, जब भी करो इसलिए मत छोड़ना। आजकल तो इतनी ज्यादा इंटरनेट की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो गई, चेहरा आपका और बॉडी किसी और की, तो आज की डेट में तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो अपनी तरफ से जितना हो सके छोटी छोटी गलतियां मत करना। अभी रिसेंट बता देता हूँ क्या हुआ था, 2 मिनट लूंगा बस। हुआ था, मेरा एक फ्रेंड है, अब मेरा एक फ्रेंड है, उसका आगे एक और फ्रेंड है। अब वो जो तीसरा था मेरे फ्रेंड का फ्रेंड, अब उसके साथ कोई लड़का आया होगा किसी दिन, वैसे जैसे आ जाते हैं यारी दोस्ती में। अब वो मेरे फ्रेंड से मिला और उनकी कहीं फोटो क्लिक हो गई, उन्होंने फोटो खिंचवा ली, जैसे आगे तो खिंचवा ली। पता चला वो जो फ्रेंड का फ्रेंड था ना, और उसके साथ जो लड़का आया था वो टेररिस्ट था। अब क्या हुआ, एक फोटो लेना नहीं, कोई देना नहीं, कभी मिले नहीं जिंदगी में, पहली बार मिला था तभी फोटो खिंचवाई, और क्या हो गया। चलो वो तो ये था, उसके फादर आईपीएस है ना, सिस्टर उसकी डीएम है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से सेटिंग करके हो गया। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ, ठीक है ना। तो जब भी करो जड़ से खत्म कर दो काम को, सब मत छोड़ो। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कौन करंट समवर्ती सूची। ये कहां से ली गई, ये ली गई ऑस्ट्रेलिया से। अब देखो एक चीज और याद रखना, एक क्या दो चीज याद रखना, ये आपकी जीएस में काम आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बस यार कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं, लिख लेना साइड में, कंगारू। अब देखो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, हम देखा